ओके, आओ भाई। तो आज हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे और आज हमारा टारगेट रहेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने का, बट कॉन्सेप्चुअली। अभी क्वेश्चंस हमने किए नहीं है ज़्यादा, क्वेश्चंस बहुत सारे बचे हैं। तो आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे चैप्टर और अगले लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है ना। मंडे को मैथ्स की क्लास नहीं है, वेंसडे को होगा, बट मीनवाइल इतना रिवाइज कर लेना जो भी हम लोगों ने इतना कुछ किया है। क्वेश्चंस वरना समझ ही नहीं आएंगे कि हो क्या रहा है, सब कुछ रिवाइज कर लेना। चलो, तो हमारी बुक के अंदर हम लोगों ने परम्यूटेशन विद रिस्ट्रिक्शन पढ़ लिया था। एक बार जल्दी से इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आउट ऑफ 10 प्लेयर्स अ टीम ऑफ 4 इज टू बी मेड, वन पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज सेलेक्टेड। तो बताओ कितने अलग अलग तरीके से आप बाकी प्लेयर्स का सिलेक्शन कर सकते हो। सिलेक्शन, अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा, सिलेक्शन। क्या लिखा है? वन पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज सेलेक्टेड। तो जो एक प्लेयर हमेशा सेलेक्ट होता है उसको तो आप बोलो कि भाई तो सेलेक्टेड है। अब 10 में से 4 सेलेक्ट करने थे, अब क्या सिचुएशन बची है? 9 में से 3 सेलेक्ट करने, एक को तो कर ही लिया, कितने बचे? 9। और अब कितने करना बाकी है? 3 को करना बाकी है। तो 9C3 आपका इसका आंसर आ जाएगा, जो कि कितना होगा? 84। अब अगर हमें इन्हें अरेंज भी करना होता तो हम क्या करते फिर? अगर हमें इसे अरेंज भी करना होता तो क्या करते हम लोग? मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 4 प्लेयर सेलेक्ट हो चुके हैं, अब 4 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल वेज में। तो मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, आंसर आ जाता 2016। अच्छा, एक बात बताइए, आप इस क्वेश्चन को क्या किसी और तरीके से किया जा सकता था? अगर मैं बोलता कि भाई 10 में से 4 प्लेयर को अरेंज करना है और वन पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज सेलेक्टेड, एक पर्टिकुलर प्लेयर तो हमेशा अरेंजमेंट का पार्ट बनेगा, तो हमारा आंसर क्या होता? एक और तरीका, अभी तो हमने आंसर निकाला है बट इसका एक और तरीका भी तो है। बताइए क्या है वो? फॉर्मूला याद करो, n-1 p r-1 मल्टीप्लाई बाय r। याद आ रहा है? भूल गए? ये देखो ना, ये वाला फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है? याद है? एक एग्जांपल लिया था, 4 दोस्त थे, 3 दोस्तों को घर पे इनवाइट करना था। पहले तो मेरा बोला कि डी को इनवाइट करना ही नहीं है, मेरी कल ही लड़ाई हुई है। और दूसरे केस में डी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसको तो इनवाइट करना ही करना है। तो हम लोगों ने क्या किया था? अरेंजमेंट्स निकाले पहले। डी को इनवाइट नहीं करना, कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? डी को इनवाइट करना ही करना है, कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? मतलब दोनों अरेंजमेंट को ऐड किया तो टोटल अरेंजमेंट्स आ गए थे। कुछ याद है? कुछ रिवाइज कर लिया करो नलायको। तो देखिए, n-1 कितने हैं? 10। 10-1 क्या हो जाएगा? 9। p 4-1 3 मल्टीप्लाई बाय 4। बताओ जी क्या आंसर आएगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 9p3 का क्या मतलब है? 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। याद है ना कि 9 से शुरू करो, रिवर्स ऑर्डर में 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, ये होता है 9p3 का मतलब। और मल्टीप्लाई बाय 4, बताइए जी आंसर क्या आ रहा है? 9874 आ गया सेम आंसर, ठीक है जी। तो 2 तरीके हैं क्या? पहला तो कि भाई 10 में से 4 लोगों को आपको टीम में लेना है और एक पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज सेलेक्टेड, तो कितने और सिलेक्शन किए जा सकते हैं? तो उसका क्या हो जाएगा? 9C3। अब हम लोगों ने 3 प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया और एक प्लेयर ऑलरेडी सेलेक्टेड था, वो परमानेंट मेंबर था। अब हमारे पास 4 प्लेयर्स है, 4 प्लेयर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 9C3 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। और दूसरा तरीका क्या है? ये वाला फॉर्मूला, इससे भी हमारा सेम आंसर आता है, ठीक है जी। क्लियर है? चलिए, रिवाइज कर लिया करो। सबके शक्ल पे मुझे है ना थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। आउट ऑफ 10 प्लेयर अ टीम ऑफ 4 इज टू बी मेड, वन पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज नॉट सेलेक्टेड। तो क्या हो जाएगा? n-1 c r। एक को तो सिलेक्ट करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो 9 बच गए। अब 9 में से कितने करने हैं? 4 करने हैं, 4 लोगों की टीम है। तो क्या हो जाएगा? 9C4, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6/4 फैक्टोरियल। याद है ट्रिक? तो कितना आंसर आ जाएगा बताइए?
9876 डिवाइडेड बाय 24, यह आ जाएगा 126। अब अगर इनको अरेंज भी करना होता तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते बाय 4 फैक्टोरियल। तो 126 मल्टीप्लाई बाय 24 इज 3024। तो ये है सिलेक्शन और ये है अरेंजमेंट। आ रही है बात समझ? ठीक है ना। बट ये अरेंजमेंट कितने लोगों का है? सिर्फ 4 लोगों का अरेंजमेंट। ठीक है ना। सिलेक्शंस कितने हो सकते हैं? 126। तो हर सिलेक्शन के 24 अरेंजमेंट होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 126 मल्टीप्लाई बाय 24। क्लियर हो गई बात? ठीक है। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ड्रॉट द वॉवल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड? तो D R A U G H T कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 7। क्या बोल रहे हैं कि वॉवल्स को कभी भी हमें अलग नहीं करना। तो इसमें गार्ड बांध दो भाई, इसको एक ऑब्जेक्ट ट्रीट करो। तो आपके पास टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऑब्जेक्ट 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। बट AU जो है ये अपने आप में भी तो 2 अलग अलग तरीके से अरेंज किया जा सकता है, AU और UA। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 1440 वेज। याद आ रहा है? जब भी कोई पर्टिकुलर चीज़ें साथ में आनी होती हैं तो उनका क्या करो? ग्रुप बना दो। बोलो जी तुम्हारा एक ग्रुप है। अब इनका एक ग्रुप हो गया, ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, ये अलग चल रहा है, ये अलग और ये अलग। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? 5 + 1 6। 6 ऑब्जेक्ट को आप 6 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। बट ये वाला जो ऑब्जेक्ट है AU, ये अपने आप में भी 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकता है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है। मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ भी ये चीज़ आपको समझाई थी पहले। अगला क्वेश्चन क्या है? रिवाइज कर लेना तुम लोग, दोबारा बोल रहा हूँ। देयर आर 6 बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, 3 ऑन मैथमेटिक्स and 2 on accountancy. In how many ways can these be placed on a shelf if books on the same subject are to be together? कितने तरीके से इसको मैं शेल्फ में अरेंज कर सकता हूँ? गिवन दैट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक एक साथ ही होनी चाहिए। जैसे इको की बुक 6 की 6 एक साथ ही हो। ऐसा नहीं कि इको की बुक के बीच में मैथ्स की बुक आ गई। 6 इको की बुक साथ में होनी चाहिए, 3 मैथ्स की बुक साथ में होनी चाहिए और 2 अकाउंट्स की बुक भी साथ में होनी चाहिए। बट जो 6 इको की बुक्स है वो आपस में तो शफल करके रखी जा सकती हैं। 3 मैथ्स की बुक आपस में शफल करके रखी जा सकती है और 2 अकाउंट्स की बुक भी आपस में शफल करके रखी जा सकती है। तो ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। और फिर इको की बुक, मैथ्स की बुक और अकाउंट्स की बुक अपने आप में भी अरेंज हो सकती हैं। तो टोटल अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे? बताइए आंसर क्या आ रहा है? 51840। अरे बात समझ? इस एग्जांपल को छोटा करके समझाऊँ मैं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल 2 अकाउंट्स की बुक है, 2 इको की बुक है और 2 मैथ्स की बुक है। तो आप अकाउंट, इको, मैथ, 2 बुक अकाउंट, 2 बुक इको, 2 बुक मैथ कैसे रख सकते हो? अकाउंट्स, मैथ, इको ऐसे भी रख सकते हो, 2 2 2, टोटल 6 बुक्स। ठीक है। फिर और बताइए, इको, अकाउंट, मैथ, इको, मैथ, अकाउंट, फिर मैथ्स, अकाउंट, इको और मैथ्स, इको, अकाउंट। तो ये तो हो गए इन 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट। बट ये 2 अकाउंट्स की बुक भी तो आपस में 2 अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे 2 अकाउंट्स की बुक आ रही होंगी, A1 A2, फिर इको की, मैथ की और मैथ की। ये एक अरेंजमेंट हो गया। बट एक अरेंजमेंट ये भी तो हो सकता है। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुई बात? ठीक है। और बताइए क्या हो सकता है? हाँ जी बोलिए। A1 A2 M1 M2 E1 E2 और A2 A1 M1 M2 E1 E2।
मैं मेन पहले वाले में फोकस किया अकाउंट्स की बुक पर। ठीक है जी, और क्या हो सकता है? हाँ बोलोगे सर जैसे A1 A2 A2 A1 किया, A1 A2 A2 A1 किया, ऐसे E1 E2 है तो E2 E1 भी तो होगा, ये भी E2 E1 होगा, ये भी M2 M1 होगा, ये भी M2 M1 होगा। अरे बात समझ, तो कितने सारे हो जाएंगे बताओ, कितने हो जाएंगे? A1 A2 ऐसे ही लिखा, E1 E2 लिखा हुआ था, E2 E1 लिख दिया, फिर M1 M2 एज इट इज रहने दिया, फिर A2 A1 एज इट इज लिखा, E2 E1 कर दिया और M1 M2 कर दिया। हाँ जी, और अब A1 A2 को एज इट इज रहने दो, E1 E2 को भी एज इट इज रहने दो, ये भी एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, बट ये आपस में चेंज हो सकती है ना, M2 M1, और ऐसे ही A2 A1 को एज इट इज रहने दो यहाँ पर, E1 E2 को एज इट इज रहने दो यहाँ पर, M2 M1 हो सकता है ये भी। आ रही बात समझ? तो इसी तरीके से यहाँ पर भी चेंजेस होंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो ये बहुत सारे नहीं हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे बताइए? 1 2 3, 3 फैक्टोरियल, 6 तरीके से तो A E और M अरेंज हो सकते हैं। वो 6 तरीके देखो ये रहे, 1 2 3 4 5 6, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। जो अकाउंट्स की बुक है ये अपने आप में 2 तरीके से अरेंज हो सकती हैं। दिख रही है बात? हर केस में, हर केस में यहाँ पर भी होंगे 2 तरीके, यहाँ पर भी होंगे 2 तरीके, यहाँ पर भी होंगे 2 तरीके, यहाँ पर भी 2 तरीके होंगे। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 12। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो रहा है? 12। अरे बात समझ? फिर इको की बुक अपने आप में भी 2 अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकती है। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24। अरे बात समझ? फिर 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48। तो 48 अलग अलग तरीके से सारी बुक्स का अरेंजमेंट हो सकता है। और हमने सिर्फ कितने लिखे थे अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितने सारे और आ सकते हैं देखो। अरे बात समझ आप लोगों को? ठीक है ना, तो इसका ये आंसर आ जाता है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 3 आउट ऑफ 5 डिजिट्स 1 2 3 4 5, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। ये तो हो जाएगा। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द एनी 3 आउट ऑफ 5 डिजिट, यानी आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। आपके पास कितने डिजिट है? 5। तो पहली प्लेस पर कितने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिजिट आ सकते हैं? 5, फिर 4, फिर 3, तो टोटल 60 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। फिर हाउ मेनी ऑफ दीज विल बिगिन विथ अ स्पेसिफिक डिजिट, इनमें से कौन सी कितनी डिजिट्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर डिजिट से शुरू हो रही होंगी। तो अगर मेरा 3 डिजिट नंबर है और लेट्स से वो स्पेसिफिक डिजिट जो है वो 1 है, जितने भी 3 डिजिट नंबर है वो 1 से ही स्टार्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल क्या है? 1, फिर 1 आ गया। यहाँ पर अब कितने ऑप्शंस बचे? 4, फिर 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 आ गया। 12 ठीक है ना। फिर बिगिन विथ अ स्पेसिफाइड डिजिट एंड एंड विथ अनदर स्पेसिफाइड डिजिट, 3 डिजिट नंबर है, स्टार्ट होना चाहिए 1 से और एंड होना चाहिए 2 से। ये डिफाइंड है कि स्टार्ट हो 1 से एंड हो 2 से। अब बताओ कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं? सिर्फ 3। ठीक है जी, और इसका आंसर हो जाएगा इसलिए 3। तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ ऑप्शंस यहाँ पे पुट करने होते हैं। क्लियर है? जब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू फिल फर्स्ट प्लेस वॉज 5, 5 डिजिट में से कोई भी भरो। फिर दूसरी जगह पे 4 बचे, फिर तीसरी जगह पे 3 बचे, तो टोटल 60 नंबर बन सके। बट अगर मैंने बोला कि हर एक नंबर 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, किसी एक स्पेसिफिक डिजिट से स्टार्ट होना चाहिए, वो लेट से डिजिट 1 है या फिर लेट से 5 है, मान के चलो 5 है, तो पहली प्लेस पर सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है 5। अब यहाँ पे 5 आ गया तो यहाँ पर कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? 4, 1 2 3 4। यहाँ पे लेट से 1 आ गया, अब कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 2 3 4, यानी कि 3, तो टोटल 12 डिजिट्स बन सकते हैं। और अगर मैं बोलता हूँ कि स्टार्ट होना चाहिए 1 से, एंड होना चाहिए 2 से, अब बताओ कितने डिजिट्स बन सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? 3। देखो स्टार्ट होना चाहिए 1 से, एंड होना चाहिए 2 से, स्टार्ट होना चाहिए 1 से, एंड होना चाहिए 2 से, स्टार्ट होना चाहिए 1 से, एंड होना चाहिए 2 से, तो कौन कौन से नंबर बनेंगे? 1 32, 1 42 एंड 1 52। इसके अलावा कुछ और बन सकता है क्या? बताओ हाँ या ना? नहीं।
ठीक है ना, तो इसका आंसर इसलिए क्या हो जाएगा 3। आ रही है बात समझ आप लोगों को? क्लियर? अगला, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड आउट ऑफ द डिजिट 1 2 3 5 7 8 9? बताओ रेपिटेशन अलाउड होगा कि नहीं? रेपिटेशन अलाउ होगा कि नहीं? नहीं, मैंने क्या बोला था, अगर 0 से 9 सारे डिजिट्स अवेलेबल हों सिर्फ तभी रेपिटेशन अलाउ होता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, ठीक है ना। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड इन एनी नंबर, अब इसने बोल भी दिया कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी ग्रेटर देन 3000? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है और 4 डिजिट नंबर 3000 से बड़ा होना चाहिए। आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है और 4 डिजिट नंबर 3000 से बड़ा होना चाहिए। बताओ कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हो यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 5 7 8 एंड 9? अगर नंबर 3000 से बड़ा होना चाहिए तो क्या यहाँ पर 1 और 2 आ सकता है? नहीं। क्या आएगा? या तो 3 या फिर 5 या 7 या 8 या 9। कितने ऑप्शन हैं? 5। अगर इनमें से कोई भी एक नंबर आ गया, लेट से 3 आ गया, अब दूसरी प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन हैं? 1 2 3 4 5 6। लेट से पहली प्लेस पर 3 आ गया, दूसरी प्लेस पर 9 आ गया। अब इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन हैं? 1 2 3 4 5 और फिर 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 6 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 5 150, 150 मल्टीप्लाई बाय 4 600। आ रही बात समझ आप लोगों को? हाँ या ना? क्लियर है? आगे बढ़े। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000 दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। आंसर दोगे आप ग्रेटर देन 2000। 1 2 3 4। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000 दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। पहली प्लेस पर क्या क्या आ सकता है? 2 नहीं आ सकता क्या? 2 भी आ सकता है। तो पहली प्लेस पर 2 3 4 5 यानी कि 4 ऑप्शन अवेलेबल है। लेट से 5 आ गया। अब दूसरी प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 4। लेट से 1 आ गया। अब तीसरी प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? 3, क्योंकि 1 और 5 तो जा चुका है, तो 2 3 4 बचा और फिर 2। 4 4 16, 3 48, 2 96। का हमारा आंसर आ गया? हाँ या ना? नो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और बताओ क्या गलत किया हम लोगों ने। वेरी गुड। देखो पिछले क्वेश्चन में बोला था हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 3000 कैन बी फॉर्म्ड। यहाँ पे बोला है फाइंड टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000। अब 2000 से बड़े 5 डिजिट का यूज करके 5 डिजिट नंबर भी तो बना सकते हो आप। हाँ या ना? 1 2 3 4 5। मुझे एक बात बताओ, कोई भी 5 डिजिट नंबर क्या 2000 से बड़ा नहीं होगा? क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि सिर्फ 4 डिजिट नंबर बताने आपको? ये तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बोल रहा है। तो हम लोगों ने इसको क्यों इग्नोर कर दिया भाई? अब बताइए पहली प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? यहाँ पर 5 ऑप्शंस हैं। क्यों? अगर यहाँ पे 1 भी आ गया तब भी ये नंबर 2000 से बड़ा होगा क्योंकि ये 5 डिजिट नंबर है। तो 5 4 3 2 1 यानी कि 120। तो टोटल कितने ऑप्शंस हो जाएंगे? 216। आ रही है बात समझ आप लोगों को? तो आपको थोड़ा सा कभी कभी ज़्यादा भी सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जा करके सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो कि भाई क्वेश्चन सिर्फ 4 डिजिट नंबर मांग रहा है 2000 से बड़े, या टोटल नंबर ऑफ नंबर्स मांग रहा है 4000 से बड़े, 2000 से बड़े। तो आपका आंसर अकॉर्डिंगली चेंज होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ नंबर्स पूछ रहा है तो भाई आप 5 डिजिट नंबर भी बना सकते हो 5 डिजिट का यूज़ करके। 5 डिजिट का यूज़ करके क्या 6 डिजिट नंबर बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, फिर रेपिटेशन आ जाएगा वरना। क्लियर है बात? ठीक है, आ रही है बातें समझ? चलिए, तो बहुत ज़रूरी है भाई चीज़ों को समझना। आइए
अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो देखना डिजिट्स का यूज़ करके कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनता है। अभी तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं, अभी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन भी आएंगे आगे चल के। खैर वो तो करेंगे बाद में। कॉम्बिनेशंस क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आपके 4 दोस्त हैं, आपको कोई भी 2 दोस्तों को सेलेक्ट करना है, कितने तरीके से कर सकते हो? तो n क्या हो गया 4, r क्या हो गया 2। तो आप क्या बोल दोगे सर 4c2, यानी कि 4 से स्टार्ट करो 2 पे और 2 डिजिट रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो। बट यहाँ पे p नहीं है, अगर p होता तो आंसर होता। यहाँ पे c है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जो भी r होता है अपॉन r फैक्टोरियल, क्या आ जाएगा 6। अब बताओ 6 तरीके क्या हैं? या तो आप a और b को बुलाओगे घर की पार्टी में, या a और c को बुलाओगे, या a और d को बुलाओगे, या फिर b c को बुलाओगे, b d को बुलाओगे, या c d को बुलाओगे। क्या इसके अलावा कोई और सिलेक्शन पॉसिबल है? बोलो हाँ या ना। नहीं, मुझे अरेंज नहीं करना, मुझे सिर्फ सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब अगर मैं बोलूँ कि इनको अरेंज भी करना है आपको घर पे, तो बताओ कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 12। आप ए बी को 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो, ए सी को 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो, यानी ए बी बी ए सी सी ए डी डी ए, बी सी सी बी डी डी बी और सी डी डी सी, यानी 6 तरीके, और हर तरीकों को आप 2 तरीके से कर सकते हो। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर हमें एन पी आर निकालना होता तो हम एन सी आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय आर फैक्टोरियल। तो एन सी आर क्या था 6 और आर क्या है 2, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल कितना होगा 12। या डायरेक्टली एन पी आर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, जो कि कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है ना। आपको पता है ना 4p2 का क्या मतलब है, 4 से स्टार्ट करो, रिवर्स ऑर्डर में 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा अगेन 12। तो देयर आर मेनी वेज टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको हर एक तरीका समझना जरूरी है, ऐसा नहीं कि एक ही समझ लिया, हर एक को समझो, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप से होते हैं कि आप सिर्फ ये वाला तरीका यूज़ करोगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। मतलब उस क्वेश्चन में कुछ और कंडीशंस होंगी बेसिकली, तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर थ्योरम वाला क्वेश्चन है ना, याद है थ्योरम वाला ही है, अगर यहाँ पर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर देते 9p3, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, तो क्या आपका आंसर आ जाता? बोलो। अगर आपकी 10 प्लेयर की टीम है, आपको 4 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं और एक प्लेयर हमेशा सेलेक्ट होगा, तो आप इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है ना। एक काम करते हैं, आउट ऑफ 10 प्लेयर टीम ऑफ 4 इज टू बी मेड, 1 पर्टिकुलर प्लेयर ऑलवेज सेलेक्टेड, और आपको अब इन टीम को अरेंज करना है। तो क्या मैं 9p3 लिख दूँ? गलत हो जाएगा। इसका तो मतलब क्या हो गया कि 9 लोगों में से 3 लोगों को आपको अरेंज करना है, बट ये तो है ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ा, पहले 9 में से 3 लोगों को सेलेक्ट किया, 1 पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज सिलेक्टेड, वो तो सिलेक्टेड है, उसको करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी 9 में से 3 को सिलेक्ट किया, फिर हमने क्या किया 4 प्लेयर्स को अरेंज किया। तो यहाँ पर देखो नॉर्मल तरीका जो होता है एन पी आर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल काम नहीं कर रहा। तो हर सिचुएशन में हर फॉर्मूला काम नहीं करता, इसलिए आपको समझना ज़रूरी है हर चीज़ को। आइए आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को मैं और डिटेल में समझाऊंगा जब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो देखो एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पर एन जो होता है वो या तो आर से बड़ा होता है या आर के बराबर होता है, और एन और आर दोनों ही 0 के बराबर होते हैं या 0 से बड़े होते हैं, ठीक है ना। 0 से यानी नेगेटिव नहीं हो सकते, एन और आर कांट बी नेगेटिव। एन सी आर का दूसरा फॉर्मूला भी होता है एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 1 एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर फैक्टोरियल। यहाँ पे फैक्टोरियल लिख देना आप लोग, याद है। अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ तो ये एन पी आर का फॉर्मूला बन जाता है, याद आ रहा है नहीं आ रहा? ये देखो अब आ जाएगा। इरेज, ये देखो भाई एन पी आर का फॉर्मूला एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 कहाँ तक एन माइनस आर प्लस 1 तक, ठीक है ना। किसका फॉर्मूला बन जाता है एन पी आर का। बट अगर एन सी आर का फॉर्मूला लिखना हो तो हम क्या करते हैं एन एन माइनस 1
n माइनस टू, करते करते कहाँ आखिरी नंबर क्या होगा, n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर फैक्टोरियल। तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है रिवाइज नहीं किया है तो कुछ समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग, ठीक है ना। सब ऐसा लग रहा है कि सर हल्का हल्का सा तो कुछ कुछ किया है, याद आ रहा है, बट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। सबकी शक्ल पे दिख रहा है मुझे, और वो ये नहीं कि एक दो की शक्ल पे दिख रहा है, सबकी शक्ल पे। इसलिए बोलता हूँ रिवाइज कर लिया करो, इसलिए मैंने सैटरडे को ही मैसेज डाल दिया था कि भाई रिवाइज कर लेना। दोबारा याद दिला रहा हूँ, सुन लो। मैंने आपको बोला था कि एन पी आर का मतलब होता है एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, करते करते एन माइनस आर प्लस वन। मैंने बोला कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 10p6 निकालना है तो इसका मतलब ट्रिक के हिसाब से क्या है कि 10 से स्टार्ट करो और रिवर्स ऑर्डर में 6 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। 2 हो गए, 3, 4, 5 और 6। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि n से स्टार्ट करो यानी कि 10, फिर n में -1 मल्टीप्लाई करो यानी कि 9, फिर n में -2 मल्टीप्लाई करो यानी 10 - 2 8, और कहाँ तक मल्टीप्लाई करो, आखिरी नंबर क्या होना चाहिए, 10 - 6 + 1। 10 - 6 कितना होता है, 4, 4 + 1 क्या होता है 5, तो आखिरी नंबर क्या होना चाहिए 5। अब इसमें और इसमें कोई फ़र्क है क्या, एक ही चीज़ है ना, याद आ रहा है। और फिर मैंने आपको बोला था कि अगर आपको यहीं 10c6 निकालना होता तो आप क्या करते, पहले तो जो 10p6 के लिए करते हो वो करते, यानी कि 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5, ये 10c6 के लिए करते हैं आप लोग, अपॉन आर फैक्टोरियल। तो इसका फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे बाय आर फैक्टोरियल। आ रही बात समझ, क्लियर है। तो वही ये फॉर्मूला बना हुआ है, ये देखो भाई, NCR = NPR में जो करते हैं डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। क्लियर हो गई बात, रिवाइज कर लिया करो भाई। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ओब्लिक प्रॉपर्टीज, NC0 की वैल्यू होती है 1, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ सीखने वाले हम लोग, ठीक है ना। NC0 की वैल्यू होती है 1, NCN की वैल्यू होती है 1, NCR की वैल्यू होती है NCN-R। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो अगर आपको, ध्यान सुनना, अगर आपको 10C9 निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ट्रिक लगाओगे कौन सी, कि सर देखो 10p9 होता अगर ये, तो रिवर्स ऑर्डर में 9 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और इसको डिवाइड करते किससे, 9 फैक्टोरियल से। क्या ये पूरा 9 फैक्टोरियल के बराबर है, तो आंसर क्या बचता, 10। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि NCR कैन बी रिटन एज NCN-R, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, 10 से शुरुआत करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में सिर्फ एक ही नंबर लिखते हैं, अपॉन 1 फैक्टोरियल यानी कि 10। अरे बात समझ, तो बताओ ये इजी है या ये इजी है, नीचे वाला। यानी कि आपको क्या समझ आया कि सर अगर NCR में R बहुत बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे NCN-R की, और अब जो नीचे नंबर है वो छोटा हो जाएगा। जैसे R 9 था तो N-R करने से 10 - 9 1 हो गया, अब वो काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और सुनो दोबारा और समझाता हूँ, अगर 10C8 निकालना है तो आपको पता है इसमें आपको 10 से शुरू करना है, रिवर्स ऑर्डर में 8 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है अपॉन 8 फैक्टोरियल। बट हम क्या बोल रहे हैं कि आप इसको 10C2 लिख लो। अब 10C2 का देखो कितना काम आसान है, 10 × 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 10 9 × 90 अपॉन 2, 45 आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात, ठीक है। NCR और NCN-R एक बराबर होता है, क्यों होता है, देखो 10C8 अगर लिखना है तो क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और एक यहाँ पर क्या होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 10 - 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल। बताओ बात एक ही है कि नहीं, एक ही बात है। तो इसलिए NCR और NCN-R एक बराबर होता है, ये चीज़ याद रखना, NCR = NCN-R, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपकी कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ईजी कर देगी।
क्योंकि अगर आपको ये निकालना पड़ता और ये वाली चीज़ आपको नहीं पता होती तो आप कितना टाइम लगाते अपना। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, रिवर्स ऑर्डर में 8 नंबर मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 8 फैक्टोरियल करते हैं, ठीक है ना, टाइम लगता, बट अब जल्दी हो जाएगा। चलिए, अच्छा NC01 क्यों होता है ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जब आप फॉर्मूले वैल्यू पुट करोगे आंसर 1 ही आएगा। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, बताओ आंसर क्या आएगा? 1। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1, तो 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज व्हाट? 1। 5C5 क्या आएगा? 1। क्यों? 5P5 होता तो क्या करते? ये करते अपॉन 5 फैक्टोरियल। आ रही बात समझ? तो NC0 और NCN हमेशा 1 होते हैं, याद रखना इस चीज़ को। और NCR NCN माइनस R के बराबर होता है, इसको भी याद रखना। पहली 3 प्रॉपर्टी समझ आ गई? बोलो हाँ या ना। 1 2 3 डन डना डन डन। फिर एक ये और एक ये तीनों प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट हैं और बिल्कुल कॉपी पेस्ट हैं। बिल्कुल क्या है? कॉपी पेस्ट, बट आपको दिखेंगी नहीं कॉपी पेस्ट। मैं कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो NCR में अगर मैं ऐड करूँ NCR माइनस 1, तो जो आंसर आता है वो होता है N+1CR। सुनो भाई, NCR और NCR माइनस 1, तो N और N ऐड होकर के N+1 हो गया, और R माइनस 1 R हो गया। ये आपको याद रखना है, रटना है बेसिकली, ठीक है ना। देखो प्रूफ करने के लिए प्रूफ हो सकता है, आप इसको एक्सपेंड करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, बट अभी वो प्रूफ में नहीं जाना। फाउंडेशन लेवल पे प्रूफ करने को कभी नहीं आता क्वेश्चन, हेंस प्रूफ तो एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता। आपको ये सिर्फ रटना है कि अगर एक NCR है, एक NCR माइनस 1 है, तो N और N N+1 बन जाता है, R और R माइनस 1 R रह जाता है। अब इसी के अंदर अगर मैं ये मेरी पहली प्रॉपर्टी लिखी है मैंने, देखो NCR और NCR माइनस 1 क्या हो गया? N+1CR। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं NCR की जगह लिख रहा हूँ NCR+1। अगर मैं यही सेम कॉन्सेप्ट ऊपर का नीचे कॉपी पेस्ट करूँ तो बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए? बताओ NCR। क्यों? अगर यहाँ पर R था तो यहाँ पे R माइनस 1 था, अगर यहाँ पे R+1 है तो यहाँ पे R आएगा। इन दोनों में 1 का फ़र्क है, इन दोनों में भी 1 का फ़र्क है, आया ना। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर ये बड़ा था, ये बड़ा था, ये बड़ा था, बड़ी वाली चीज़ नीचे आती है। बताओ ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो बड़ी वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। अरे बात समझ? देखो जी, NCR और NCR+1 अगर ऐड करते हैं, ठीक है ना, मैंने ये पहले लिखा है और ये बाद में लिखा है, तो आंसर क्या आएगा? N+1CR+1। क्लियर हो गई बात? अगला देखो, मैं N की जगह N-1 लिख रहा हूँ, CR, ठीक है ना, और यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ N-1CR-1, तो बताओ आंसर क्या होगा? NCR। अरे बात समझ? देखो N-1 तो क्या होता है? N था तो N+1 हो गया, तो N-1 है तो क्या हो जाएगा? N-1+1, तो क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। फिर R और R-1 में R बड़ा था तो R आ गया, यहाँ पे R और R-1 में R बड़ा है तो यहाँ पे R आ जाएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी देखने में अलग थी, बट इनका अल्टीमेट क्रक्स तो सेम ही है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? और याद करो ये वाली प्रॉपर्टी क्या परम्यूटेशन में पढ़ी थी? वन पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज सेलेक्टेड, वन पर्टिकुलर थिंग इज नेवर सेलेक्टेड। सही बोल रहा हूं? उल्टा बोला मैंने, ठीक है ना। वन पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज सेलेक्टेड का ये है, और वन पर्टिकुलर थिंग इज नेवर सेलेक्टेड का ये है। मैंने पहले उल्टा बोला था, सुनो ध्यान से। अगर एक पर्टिकुलर चीज़ हमेशा आएगी ही आएगी तो उसको मुझे सिलेक्ट करने की ज़रूरत है? नहीं, वो आ गई भाई। 10 में से 4 लोगों की टीम बनानी थी, एक प्लेयर तो आना ही आना है, उसमें विराट कोहली। अब मुझे 9 में से 3 प्लेयर को सिलेक्ट करना है, तो अगर वन पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज सेलेक्टेड है तो ये चीज़ होगी ना।
9C3। और अगर एक चीज़ आनी ही नहीं है, एक प्लेयर ऋषभ पंत अच्छा नहीं खेल रहा, इसको तो खिलाना ही नहीं भाई इस मैच में। अब मुझे 9 में से 4 लोग सेलेक्ट करने हैं ना, तो क्या होगा, n-1 CR होगा। और ये किसके बराबर होता है, टोटल सिलेक्शन के बराबर होता है। याद आ गया कुछ कुछ, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग जो दिखते हैं ये अलग अलग है नहीं देखा जाए तो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर वही है, n-1 CR मैंने पहले लिखा, फिर n-1 CR-1 लिखा, तो ये किसके बराबर हो गया, NCR के बराबर हो गया। इजी, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज में से अगर आप एक भी याद कर लेते हो ना, पहली वाली, तो बाकी तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। वही सेम चीज़ होनी होती है, बस समझना कि क्या हो रहा है, पैटर्न कैसे फ्लो हो रहा है, वो पैटर्न समझ लिया तो बाकी दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, तो आपकी 3 प्रॉपर्टीज़ को लर्न करने का मैंने काम आसान कर दिया एक प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। अगला, ये प्रॉपर्टी हमें आती है अच्छे से, परम्यूटेशन में भी पढ़ी है भाई ये प्रॉपर्टी, तो NPR इज इक्वल टू NCR मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल, ठीक है ना। फर्स्ट सेलेक्ट एंड देन अरेंज, और यहाँ पर n हमेशा R के बराबर या R से बड़ा होना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ आएगी क्वेश्चन के थ्रू। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली बोल क्या रही है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या है वो देख लो, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस करते करते NCN इज इक्वल टू N2 की पावर N माइनस 1, ठीक है ना। ये है क्या, बोलना क्या चाहती है, ये हम आपको थोड़ी देर में समझाएंगे। अगली दो प्रॉपर्टीज़ बहुत ही फालतू हैं, बट समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बोल रहा है कि अगर इफ़ n इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, अगर n जो है वो एक इवन नेचुरल नंबर है, यानी n 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, ठीक है ना। देन इन सब में सबसे बड़ा क्या होगा, यानी अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा जो n है वो 10 है, तो बताओ 10C0, 10C1, 10C2, 10C3 करते करते 10C4, 10C5 करते करते 10C10, इन सब में सबसे बड़ा क्या होगा। तो ये बोलता है 10C5 सबसे बड़ा होगा। क्या लिखा है, n/2 यानी कि 10/2, 10/2 यानी कि 5, यानी 10C5 सबसे बड़ा होगा। देखो समझने की कोशिश करना, 10C0 की वैल्यू क्या आएगी 1, 10C10 की वैल्यू क्या आएगी 1। क्या 10C1 और 10C9 एक बराबर नहीं होगा, NCR इज इक्वल टू NCN-R, आया ना। अगर ये NCR है तो NCN-R क्या होगा, ये, यानी एक दोनों बराबर होंगे। फिर 10C2 और 10C8 एक बराबर होंगे, फिर 10C3 और 10C7 एक बराबर होंगे, फिर 10C4 और 10C6 एक बराबर होंगे, और सबसे बड़ा क्या होगा 10C5, ठीक है। यानी C के केस में क्या होता है, सिलेक्शन के केस में क्या होता है, सबसे पहले 1 से स्टार्ट होता है और 1 पे ख़त्म होता है। 1 से स्टार्ट होता है, थोड़ा बड़ा और बड़ा और बड़ा, पीक पर रीच किया, अब कम होने लग गया, कम होने लग गया, और वापस से 1 हो गया। क्लियर हो गई बात। अगर आपको ये चीज़ कभी ट्राई करनी है तो आप क्या करना, एक बार एग्जांपल के लिए N6 ले लेना। अब आप 6C0 निकालना, 6C1 निकालना, 6C2 निकालना, 6C3 निकालना, 6C4, 6C5 एंड 6C6, और देखना कि क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आप क्या देखोगे, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी, 6C3 की होगी। और अगर अभी करना है तो अभी कर लो, ये 1 और ये भी 1, 6C1 6 होगा, 6C2 मतलब क्या होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5/2, क्या होगा 15, 6C5 और 6C1 एक ही बराबर होगा, यानी कि 6C1 अगर 6 है तो ये भी 6 होगा, 6C4 और 6C2 एक बराबर होगा, यानी कि 15। तो 6C3 क्या होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4/3 फैक्टोरियल, यानी कि 20। अरे बात समझ क्लियर। और अगर n ऑड नंबर होता, अगर n जो है वो एक ऑड नंबर होता, तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि अगर ये n 7 होता तो 7/2 क्या होता है 3.5, और 7C 3.5 जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अरे बात समझ। अब क्या सबसे बड़ा नंबर होगा भाई बताइए, 7C0, 7C1, 7C2, 3, 4, 5, 6
और 7। इसमें ये क्या है 1, ये क्या है 1, ये क्या है 7, ये क्या है 7, ये क्या है 7 6 42/2 21, तो ये भी 21 होगा। यानी कि ये दो वैल्यूज़ हाईएस्ट होंगी, हाँ या ना? बताओ जी 7C3 कितना होगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5/3 फैक्टोरियल, ये और ये गया 35 आएगा। ठीक है जी, और ये हाईएस्ट है, ये भी 35 आएगा, ये भी 35 आएगा, क्योंकि NCR इक्वल टू NC n-r। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? यानी कि हाईएस्ट क्या होगा? हाईएस्ट क्या होगा? NC n+1/2 और NC n-1/2। अगर n7 है तो 7+1 क्या होता है 8, 8/2 क्या होता है 4, तो ये क्या हो जाएगा 7C4, और 7 - 1 क्या होता है 6, 6/2 क्या होता है 3, 7C3 हो जाएगा। और यही दो सबसे बड़े हैं, बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गई बात? तो ये चीज़ किसी काम की नहीं है वैसे तो, ठीक है ना, बट स्टिल अगर पता है तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है ना। ये दो सबसे बड़े होंगे, एक NC n+1/2 और एक NC n-1/2। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये चैप्टर कितने नंबर का आता है? हार्डली 3 से 4। मैंने आपको पहले बताया था कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जो लेंथ में बहुत बड़ा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बट वेटेज वाइज इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। समझ लो आप एप्पल का आईफोन खरीद रहे हो, बहुत ज़्यादा वैल्यू पे कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हो, बट उतना कुछ भी नहीं मिल रहा जितना प्राइस पे कर रहे हो। आ रही बात समझ? और टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? एक चाइनीज़ फ़ोन, क्यों? कम पैसा पे कर रहे हो और ज़्यादा मिल रहा है, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कितने लेक्चर्स लगे? वही 6 या 7, बट कितनी वेटेज कवर करी हम लोगों ने? 15 नंबर के आसपास की। और वहीं ये चैप्टर में भी 6 या 7 लेक्चर्स ही लगेंगे, छठा लेक्चर है इस चैप्टर का, और कितनी वेटेज कवर कर रहे हैं हम? 3 से 4। क्लियर हो गई बात? तो ये जो ट्रिक्स हैं अभी इंपॉर्टेंट क्यों सुनो। अगर ये चैप्टर 3 से 4 नंबर का आता है और मैं आपको बोल दूं कि 1 नंबर आपका ये करने से ही कवर हो जाएगा, तो बताओ बात अच्छी नहीं है? ये आपको 4 नंबर के लिए इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने, इतने सारे क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ट्रायंगल के साथ एक्सपेरिमेंट किया, फिर एग्जामिनेशन के साथ एक्सपेरिमेंट किया, इतनी सारी चीज़ें सिर्फ 3 से 4 नंबर के लिए। और जिसमें मैं बोल रहा हूँ अगर सिर्फ ये पार्ट कर ले तो 1 नंबर तो पक्का है। और ये पॉइंट कितने हैं? सिर्फ 5 पॉइंट, यानी आपका 25% चैप्टर में बोल रहा हूँ सिर्फ इस बॉक्स में कवर्ड है। तो ये बात इंटरेस्टिंग नहीं है? ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो गई? ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अब सुनो, करना क्या है हम लोगों को? हाउ टू काउंट नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स यूजिंग n1 and n2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर। समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे पास 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 3 ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल नहीं है, ऑलमोस्ट वर्टिकल, वर्टिकल एकदम सीधी होती हैं। अब बताओ इन लाइंस का यूज़ करके मैं कितने पैरेललोग्राम बना सकता हूँ? 1 2 3 4, और बन सकते हैं क्या? 5 6 और 7 8 और एक ये पूरा भी है 9। आ रही बात समझ आप लोगों को? अब अगर ये लाइन ज़्यादा होती, 10 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती और 8 ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइंस होती, तो फिर ये तो बहुत मुश्किल हो जाता भाई, ऐसे करके देखना। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। यहाँ पर n1 और n2 क्या है? नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस, और दोनों ही कितनी है? 3। मुझे एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए कितनी वर्टिकल लाइन का सिलेक्शन चाहिए? 2। और मुझे पैरेललोग्राम बनाने के लिए कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन का सिलेक्शन चाहिए? क्या सिर्फ ये काम करने से मेरा पैरेललोग्राम बन जाएगा, मेन टास्क कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, तो रूल ऑफ एंड लगेगा। ये दोनों काम करने से मेरा सिलेक्शन, ये दोनों काम करने से मेरा पैरेललोग्राम बन जाएगा? बन जाएगा।
ठीक है ना। तो मैं कितने तरीके से वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ, 3C2। कितने तरीके से 3 में से 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ, 3C2 यानी कि 3। और कितने तरीके से 3 में से 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल, अगेन 3। तो कितने पैरेललोग्राम बन सकते हैं, 9। एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको जितनी भी आपके पास लाइंस हैं वर्टिकल, उसमें से कोई 2 चाहिए, और जितनी भी हॉरिजॉन्टल है उसमें से भी कोई 2 चाहिए, जितनी भी वर्टिकल है उसमें से 2 चाहिए, जितनी भी हॉरिजॉन्टल है उसमें से 2 चाहिए। अगर आपने 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लिया, आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, बन जाएगा। अब आप बताओ कि कितने तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर सकते हो, 3 में से 2 या 4 में से 2 या 5 में से 2, डिपेंड करता है कितनी लाइन्स है। और बताओ कितने तरीके से आप जितनी भी लाइनों में से 2 लाइन वर्टिकली सेलेक्ट कर सकते हो, कितनी तरह और कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत कंफ्यूजिंग हो गया ना, मैं दोबारा बोलता हूँ। एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स चाहिए होती हैं। अगर ये 2 लाइन्स मेरे पास आ गई तो मेरा पैरेललोग्राम बन के रेडी हो जाएगा। अब हमें जानना है कि अगर मेरे पास बहुत सारी वर्टिकल और बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं तो मैं कितने तरीके से 3 में से 2 वर्टिकल लाइन और 3 में से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ। क्योंकि अगर ये सिलेक्शन मुझे पता चल गए तो मेरे नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स भी मुझे पता चल जाएंगे। अब मैंने देखा कि मैं 3 में से 2 वर्टिकल लाइन 3 तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ और 3 में से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन भी 3 तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, यानी मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 पैरेललोग्राम्स बना सकता हूँ। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है जी। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सुनो। हाउ टू काउंट नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी मेड यूजिंग एन पॉइंट्स। अब देखो, अगर मेरे पास 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट का यूज करके मैं कितनी लाइन्स बना सकता हूं, बताइए जी। 1 2 3 4 5 और 6, यानी अगर मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, मुझे कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है और मेरी लाइन बन जाएगी। 4C2 क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2 यानी कि 6, और वही 6 ये आंसर आ गया था। अगर मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, मुझे कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है ना भाई लाइन बनाने के लिए, तो मैं 4 में से 2 पॉइंट कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, 4C2 वेज में सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरी कितनी लाइन बना सकता हूँ मैं, 6 लाइन बना सकता हूँ। बट अगर मैं क्वेश्चन में एक चेंज कर दूँ, मैंने क्या किया क्वेश्चन में चेंज, मैंने 5 पॉइंट्स बनाए और 3 पॉइंट्स कलीनियर हैं। कलीनियर मतलब समझ आता है, ऑन अ सेम लाइन। तो मैं कितनी लाइंस बना सकता हूँ, सुनो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बना सकता हूँ। अब इसमें क्या दिक्कत है, अगर आप 5C2 निकालते हो तो आंसर क्या आएगा, 10। बट लाइंस कितनी बन रही हैं, 8। ठीक है ना। यानी कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कलीनियर हो जाएं तो आंसर चेंज हो जाता है, क्योंकि ये 3 पॉइंट का यूज़ करके मैं नॉर्मली कितनी लाइन बना सकता था, 1 2 3। बट इस केस में कितनी बन रही है, सिर्फ 1। आ रही बात समझ। तो जहाँ 3 लाइन बन सकती थी वहाँ पे 1 ही बन पा रही है, 2 लाइन्स कम हो गई, हाँ या ना। तो इसलिए आंसर 10 की जगह 8 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या है, हाउ टू काउंट नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी मेड यूजिंग n पॉइंट्स, नो 3 और मोर पॉइंट्स आर कलीनियर। यानी 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट कलीनियर नहीं है। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट कलीनियर, यानी कि अगर मैं कोई भी लाइन खींचता हूँ तो मैक्सिमम 2 ही पॉइंट कवर हो रहे हैं, उसमें 3 पॉइंट कवर नहीं हो रहे हैं, यानी 3 पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं है। तो इसका आंसर आ गया NC2, जो मैंने पहले बताया। अब हाउ टू काउंट नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी मेड यूजिंग n पॉइंट्स आउट ऑफ विच m पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन। हमारे केस में n था 5 और m था क्या, 3।
दूसरे वाले केस में 5 पॉइंट थे बट 3 पॉइंट एक ही लाइन पर थे, आया ना। तो n और m 5 और 3 हो गया। इसका फॉर्मूला क्या है, 5c2 माइनस 3c2 प्लस 1। पता है 5c2 क्या होगा 10, 3c2 क्या होगा 3 प्लस 1, आंसर क्या आएगा 8। समझ आया। देखो 3c2 क्यों किया, 3 पॉइंट का यूज करके मैं कितनी लाइन बना सकता हूँ 3c2 यानी कि 3 बना सकता था 3, बट बन कितनी रही हूँ 3 पॉइंट का यूज करके एक ही लाइन। तो पहले तो मैंने क्या किया, वो जो 3 लाइन बना सकता था वो माइनस कर दी टोटल नंबर ऑफ लाइन में से। तो 10 बन सकती थी टोटल अगर पांचों पॉइंट अलग अलग होते, तो 5c2 आंसर आता विच इज 10। अगर पांचों पॉइंट अलग अलग होते, कोई भी 3 पॉइंट का लीनियर नहीं होते, तो मैं 10 लाइन बना सकता था, बट 3 पॉइंट का लीनियर होने की वजह से वो 3 लाइन्स में नहीं बना पा रहा। तो 10 माइनस 3 क्या आ गया आंसर 7, बट उन 3 पॉइंट को यूज करके मैं एक लाइन तो बना ही रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कर दिया +1। आ रही बात समझ, लॉजिक समझ आ गया उसके पीछे, ठीक है। तो आपको अगर ये समझना है तो समझ लो, और अगर आपको रटना है तो रट भी सकते हो, ठीक है ना। रटने की कोई मना नहीं है, बट समझ करके रटोगे तो अच्छे तरीके से रट पाओगे, ठीक है ना। तो समझ लो और रट लो, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। मैं समझा भी इसलिए रहा हूँ। अब अगला, हाउ टू काउंट नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन विथ n साइड्स। अब ध्यान से सुनना, मेरा एक पॉलीगॉन है, बताओ जिसमें कितनी साइड्स हैं, कितनी 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। आ रही बात समझ। अब इसमें मैं कितने डायगोनल्स बना सकता हूँ, ये पूछ रहा है हाउ टू काउंट डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन विथ n साइड्स, कितने डायगोनल्स बना सकता हूँ। अच्छा मान के चलो ये 6 पॉइंट्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट का यूज़ करके अब कितनी लाइंस बना सकते हो, 6 पॉइंट का यूज़ करके कितनी लाइंस बना सकते हो 6c2, यानी कि 6 5 30/2 15। इस 15 में ये 5 साइड्स माइनस कर दूं मैं। अगर मैं 15 लाइन बनाता हूँ, उस 15 में 5 भी तो काउंट होती है, 6 भी तो काउंट होती है, सॉरी, जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, आया ना, ठीक है ना। इन 6 को माइनस कर दो तो कितनी बन सकती है 9, और वो 9 बनाकर दिखाऊँ मैं आपको, 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 और 9, बन गई 9 लाइन्स, 9 डायगोनल्स। क्लियर होगी बात आप लोगों को। तो अगर ये मेरे पास 6 पॉइंट्स होते तो मैं 6 पॉइंट को यूज़ करके टोटल कितनी लाइन बना सकता था 6c2, बट इसमें से वो 6 साइड्स माइनस कर दो जो इस पॉलीगॉन की है, तो रिमेनिंग डायगोनल्स बच गए ना सारे। अरे बात समझ। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा nc2 माइनस n, क्या हो जाएगा nc2 माइनस n। देखिए जी, क्लियर हो गई बात आप लोगों को क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। n नंबर ऑफ साइड्स हैं, अगर 6 साइड्स हैं तो 6c2 आंसर निकालो माइनस 6 कर दो, आपके नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे। इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको समझा दिया कि अगर 6 साइड्स हैं तो ये 6 साइड 6 पॉइंट्स का यूज़ करके बनी है, जिसमें से पहला पॉइंट है ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, और इन 6 पॉइंट का यूज़ करके मैं टोटल 6c2 लाइंस बना सकता हूँ। ये हमने कहाँ पढ़ा था, दूसरे पॉइंट में पढ़ा था, याद आ रहा है। टोटल मैं कितनी लाइन बना सकता हूँ 6 पॉइंट का यूज़ करके 6c2, यानी कि 15 लाइन्स के अंदर ये वाली लाइन्स भी इंक्लूड हो गई, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, तो इनको माइनस कर दो, क्यों ये तो इस पॉलीगॉन की साइड्स हैं, तो रिमेनिंग क्या बच गए, डायगोनल्स बच गए। आगे बढ़ जाए, क्लियर है। आखिरी, हाउ टू काउंट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आउट ऑफ n पॉइंट। अगर मेरे पास 3 पॉइंट है, इसका यूज़ करके मैं कितने ट्राइंगल बना सकता हूँ, बताइए भाई।
एक, कोई दो बना सकता है तो बता दो भाई। अगर मेरे पास 4 पॉइंट होते तो कितने ट्रायंगल बना सकता हूँ? 4C3 यानी कि 4। 1 2 3 4। अरे बात समझ। तो अगर मेरे पास n पॉइंट्स हैं तो इनका यूज़ करके मैं कितने ट्रायंगल्स बना सकता हूँ? NC3। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? क्योंकि मुझे एक ट्रायंगल बनाने के कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो मैं देख रहा हूँ मैं जितने भी पॉइंट उसमें से 3 पॉइंट कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, जितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हो उतने ट्रायंगल बना सकता हूँ। आ रही बात समझ? ठीक है ना? तो ये बहुत ईजी पार्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इससे, मतलब ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाता है। अब ये कब फॉर्मूला यूज़ करेंगे? अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कलीनियर नहीं है। अगर 3 पॉइंट्स कलीनियर हैं तो क्या एक भी ट्रायंगल बनेगा? नहीं बन सकता। यानी कोई भी 3 पॉइंट्स कलीनियर नहीं होने चाहिए। बट अगर 3 पॉइंट्स कलीनियर है, मैं ट्रायंगल नहीं बना सकता। बट अगर 4 पॉइंट है जिसमें से 3 कलीनियर है, अब तो ट्रायंगल बन सकता है। बताओ कितने ट्रायंगल बना सकता हूं मैं? एक, 2, 3। ठीक है ना? तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NC3 यानी कि 4C3। ये तो आ गया 4। 4 ट्रायंगल बना सकता था अगर 4 पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट कलीनियर नहीं होते, जो कि मैंने यहाँ पर देखो बनाया भी था। बट अगर 3 पॉइंट्स कलीनियर हो गए, ठीक है ना? कितने पॉइंट्स कलीनियर है? 3। तो 3C3 क्या हो गया? 1। तो 4 - 1 क्या हो गया? 3। और वही 3 ट्रायंगल्स यहाँ पे बनाए थे हम लोगों ने, 1 2 और 3। आ रही बात समझ? ठीक है। तो अगर आपके कुछ पॉइंट्स कलीनियर होते हैं तो आपको उसकी वजह से कम आंसर मिलता है, आपके कम ट्रायंगल्स बन सकते हैं, तो आपको वो माइनस करना पड़ता है इसलिए। तो आखिरी पार्ट क्या लिखा है ये आपको पहली क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन में समझा दिया था कि परम्यूटेशन हमेशा कॉम्बिनेशन से ज़्यादा होता है, अरेंजमेंट हमेशा सिलेक्शन से ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना? लो जी, चैप्टर फिनिश। कैसा लगा चैप्टर? बहुत बेकार। देखो रटना नहीं है, समझना है। अगर समझा है तो ये क्वेश्चन बताओ क्या होगा, इसका आंसर बताओ। आज पहली बार ऐसा हुआ है मैं घड़ी पहनना भूल गया, टाइम देखना पड़ रहा है फ़ोन में। हाँ जी, हाँ जी बताइए। 8 points are marked on a circumference of a circle. The number of chords obtained by joining these in pair is. मतलब आपके 8 पॉइंट मार्क्ड हैं ऑन अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आप कितने उसकी कॉर्ड्स बना सकते हो? वेरी गुड, 8C2 यानी कि 8 × 7 यानी कि अपॉन 2 भी करेंगे ना, यानी कि 28। आगे बात समझ? हमने ये क्यों किया? वैसे अगर एक सर्कल है, इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं, तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि 8 पॉइंट है, बताओ 8 पॉइंट का यूज़ करके कितनी लाइन्स बना सकते हैं, तो आंसर क्या देते हैं? 8C2। अब इसने बोलते कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे 8 पॉइंट है, कितनी लाइन्स बना सकते हैं, तो आंसर कोई चेंज होगा क्या? नहीं। इसने हमें एक हिंट और दे दिया कि कोई भी 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट कलीनियर नहीं है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस पर अगर आप पॉइंट्स बनाते हो तो क्या कभी भी 3 पॉइंट एक ही लाइन पर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो ये हमें सर्कल बोल करके सिर्फ एक हिंट दे रहा है कि नो 3 पॉइंट्स आर कलीनियर, क्योंकि अगर कलीनियर होते तो हमारा आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है? द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्टिंग अ सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स। 4 पैरेलल लाइन्स है हॉरिजॉन्टल और 4 वर्टिकल, कोई नहीं। तो बताओ मैं कितने पैरेललोग्राम बना सकता हूँ इसका यूज़ करके?
ओके, आंसर क्या आएगा? 4c2 मल्टीप्लाई बाय 3c2 यानी कि 18। ठीक है जी, इजी। एक मिनट होल्ड करना। क्वेश्चन 138 देखो। there are 12 points on a plane, no 3 of which are collinear except that 6 points which are collinear। बुक है सबके पास? बुक में देखो ना भाई, वो नहीं चल रहा उसको रहने दो, अभी नहीं चल रहा, बाद में चल जाएगा, चलना तो है ही उसको। क्वेश्चन 138, ज़्यादा गर्म हो गया लगता है। चलिए 138 कर रहे हैं हम लोग। 138, हाँ। देर आर 12 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, नो 3 ऑफ विच आर कलीनियर एक्सेप्ट दैट 6 पॉइंट्स आर कलीनियर। द नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट लाइन्स, मैं कितनी स्ट्रेट लाइन्स बना सकता हूँ? बताइए आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? तीसरा वाला, दूसरा वाला? तीसरा वाला है ना शायद, माइनस, कहाँ गया भाई? यही है, हाँ तीसरा वाला है, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला। NC2 माइनस MC2 प्लस 1, N हो गया 12, M हो गया 6, तो 12C2 माइनस 6C2 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 52। यही क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के लिए, बताओ कितने ईजी है। देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ विच 5 आर कलीनियर, N है 12 तो M है 5। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल बना सकता हूँ? 12C3 माइनस 5C3। 12C3 कितना होता है भाई? 220, और 5C3 कितना होता है? 5C2 के बराबर, 5C2 होता है 10, यानी कि 210 आंसर आ जाएगा। हाँ जी, समझ आया? कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें? आखिरी वाला, ठीक है। ट्राइंगल्स, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ डेकागन इज, बताओ डेकागन में कितनी साइड्स होती हैं? डेकागन में डेका 10 डेकागन में, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10C2 माइनस 10, 10 9 से 90 अपन 245 माइनस 10 यानी कि 35। आ रही है बात समझ? ईजी है, कर लोगे अभी वाले क्वेश्चंस, तो बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। क्या करोगे जा करके यार तुम लोग? फोर्टी का आंसर याद आ रहा है आप लोगों को? रैंक डिटर्मिनेशन, चौक की रैंक क्या आई थी बताइए? 32 क्या था हमने क्वेश्चन? फोर्टी 41 का आंसर बताइए। आप लोग करो अपना, मेरा मत देखो। how many ways the letter of the word failure can be arranged with the condition that 4 vowels are always together? इनको बांध दो, 1 2 3 4, 4 ऑब्जेक्ट 4 तरीके से अरेंज हो सकते हैं।
बट ये चार अपने आप में भी तो चार तरीके से अरेंज हो सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आ रही है बात याद? हमने ट्रायंगल के साथ किया था ये। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड वायलेंट बी अरेंज सो दैट वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस ओनली? ऑड इवन याद है? ऑड इवन, ऑड इवन, तो क्या दो कॉन्सेप्ट एक जैसे थे, एक नो टू वॉवल्स ऑक्यूपाई, नो टू वॉवल्स कम टुगेदर, और एक वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस या ऑड प्लेसेस। याद आ रहा है? ऑड इवन वाले केस में क्या करते थे? पहला स्टेप बताइए, कितनी स्पेसेस? बस गलत कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ऑड इवन में जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं उतनी ही स्पेसेस बनाई जाती हैं। और अगर ये नो टू वॉवल्स कम टुगेदर होता तो हम क्या करते? V I O L E N T। मैं पहले, क्योंकि वॉवल्स के बारे में लिखा गया होता तो मैं पहले कॉन्सोनेंट्स को बैठाता A V L N T और इनके आजू बाजू में स्पेसेस बनाता, तो 1 2 3 4 5 स्पेसेस बनती, एक ज़्यादा नहीं, एक ज़्यादा होता तो 4 ही होती, क्योंकि 3 वॉवल्स हैं। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, वो पहले क्या करना है, अगर कंडीशन वॉवल्स के साथ है पहले कॉन्सोनेंट को बैठाओ और हर कॉन्सोनेंट को आजू बाजू जगह खाली छोड़ो। ये केस में करते हैं जब नो टू वॉवल्स कम टुगेदर होता तो। बट अभी क्वेश्चन क्या है? ऑड इवन वाला है। ऑड इवन वाले में क्या करते हैं, जितना लेटर्स अवेलेबल है एक वर्ड के अंदर उतनी ही ब्लैंक स्पेसेस बनाते हैं। अब क्या करेंगे? सो दैट द वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस ओनली। तो वॉवल्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं? इधर, इधर और इधर। इसके अलावा कहीं और आ सकते हैं क्या? वॉयलेंट में कितने वॉवल्स हैं? 3। और ब्लैंक स्पेसेस कितनी है? 1 2 3 4। 4 में से 3 ब्लैंक स्पेस सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? 4C3 सेलेक्ट कर ली। अब इन 3 वॉवल्स को अरेंज करने के लिए क्या करेंगे? 3 फैक्टोरियल। अब कितने कॉन्सोनेंट है? 4। 4 कॉन्सोनेंट को 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है। कुछ याद आ रहा है? हाँ या ना? एकदम ही बल्ब दिख रहा है मुझे और ट्यूबलाइट दिख रही है। ट्वेंटी 4 मल्टीप्लाई बाय 24। कुछ गलत कर दिया क्या? अरे मैंने क्या कर दिया है? अब बोलना चाहिए ना। वॉवल्स जो हैं 3 ही जगह पे आ सकते हैं, 4 जगह पे नहीं आ सकते। 3 जगह पे आ सकते हो, 3 ही वॉवल्स हैं, तो 3C3 वेज में जगह सेलेक्ट की जा सकती है, यानी एक ही तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है। वो 3 तरीके ये रहे। अब इनको अरेंज करना है 3 फैक्टोरियल। और अब क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट को अरेंज कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 24, 144। ठीक है जी। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बिगिनिंग विथ ई ऑफ द वर्ड ट्रायंगल? कैसे करेंगे बताओ? TRIANGLE। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं टोटल। हर एक वर्ड जो हम 8 लेटर वर्ड बनाने वाले हैं, बहुत सारे, हर एक वर्ड किससे स्टार्ट होना चाहिए? ई से। यानी पहली जगह को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? सिर्फ एक। यानी कि अब क्या हो जाएगा? 7 6 5 4 3 2 1। क्या आंसर आएगा? बी, 7 फैक्टोरियल। Find how many 5 letter word can be formed out of the word logarithms. The word may or may not convey any meaning. कितना लेटर वर्ड बनाना है? 5 लेटर वर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे बताइए कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है क्या?
नहीं हो रहा, यानी आंसर क्या जाएगा 10p5। The number of ways the letter of the word triangle to be arranged so that word angle is always present, ये तो कर लिया हम लोगों ने क्लास में। 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल इसका आंसर आ जाएगा। एंगल को 1 बना दो, फिर TRI और एक एंगल, टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स हो गए। 4 ऑब्जेक्ट को 4 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको फर्दर 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें जो वर्ड चाहिए ऑलवेज प्रेजेंट वो एंगल ही है, हम एंगल को शफल नहीं कर सकते। एंगल एंगल ही दिखना चाहिए, हर वर्ड के अंदर एंगल दिखना चाहिए, तो इसलिए इसको फर्दर 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो आंसर आ जाएगा सिर्फ 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। इन हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड, अब मैं आप होमवर्क दे रहा हूँ यार, ये मैं कितने कराऊंगा आप लोगों को? अरे वो ना लायक हो, तुम्हें तो ऐसा लगता है होमवर्क देने वाला पे सब होमवर्क दे दिया। सुन लो, रुक जाओ, इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें जाने की? आज वैसे भी क्लास लेट शुरू हुई थी। अभी पता है हमें हार्डली 1 घंटा हुआ है पढ़ते हुए। हमने 1:30 बजे के बाद शुरू किया था और अभी 2:50 हो रहा है, अराउंड 1 घंटा 10 मिनट हो होंगे, 1 घंटा 15 मिनट। 54 का आंसर बताइए। हाँ जी, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड विद द परम्यूटेशन ऑफ द डिजिट 953170? बोलो बोलो बोलो। पहली प्लेस पर कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्लेस किए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5, लेट से 9 आ गया। दूसरी प्लेस पर ये वाले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। 120 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है? 600। आगे बात समझ आप लोगों को? हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड विद द परम्यूटेशन ऑफ द डिजिट दिस विल हैव जीरोज इन 10th प्लेस? अब हमें क्या करना है? 6 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6। कंडीशन क्या है कि 0 जो है वो 10th प्लेस पर होना चाहिए। तो बताइए 10th प्लेस को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है? सिर्फ एक तरीके से। बाकी यहाँ पर कितने नंबर्स आ सकते हैं आप? 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 5 4 सा 20, 3 सा 60, 2 सा 120। आ रही बात समझ? तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी किसी क्वेश्चन में कंडीशन होती है तो सबसे पहले कौन सी स्पेस को फिल करना है? जिसमें कंडीशन है। बोलो ना भाई, ये बंद हो गया तो क्या हुआ? एक 56 क्वेश्चन को छोड़ करके सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। 56 क्यों नहीं ट्राई करना? क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट अभी मुझे कराना बाकी है। ओके, एक छोटा सा बचा है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं? चलो भाई, अब मिलेंगे हम कब? वेडनेसडे को। आपके पास कितना टाइम है? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 दिन। 4 दिन में आपको क्या करना है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। एक छोड़ देना है, कौन सा वाला? वो वेडनेसडे को है, मुझे पता है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टेस्ट मुझे भी पता है, वो देना है। उसके अलावा 4 दिन में आपको ये भी ट्राई करना है। क्या कर दूँ? अभी कर देता हूँ, रोशिल को भी ऐड कर दूंगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पता है कितने क्वेश्चंस हैं? 144 में से मुझे लगता है अराउंड 20 तो हमने कर लिया होंगे, ज़्यादा ही कर लिए होंगे। स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चंस हो गए थे, मगर मेरे ख्याल से 30-35 कर लिए होंगे। यानी मान के चलो 100 आपको क्वेश्चंस अराउंड करने हैं। 100 क्वेश्चंस को करने में कितना टाइम लगेगा? वैसे फाउंडेशन का रिक्वायरमेंट का 1 मिनट में 1 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन को करने में 100 मिनट लगने चाहिए। बट अभी आप लोगों ने नया नया पढ़ा है, तो मैं मान के चलता हूँ आपको 1 क्वेश्चन को करने में 4 मिनट लगेंगे। 100 क्वेश्चन को करने में 400 मिनट, यानी कि 400 डिवाइडेड बाय 60,
आपको अराउंड 6, साढ़े 6, 7 घंटे लगेंगे। तो आपके पास कितने घंटे अवेलेबल है? 96 आवर्स। 96 आवर्स, 4 दिन 96 आवर्स। अब 96 आवर्स में आपको क्या करना है? TVM की प्रिपरेशन और 7 घंटे इसमें से निकालने हैं PNC के क्वेश्चंस करने के लिए। अगली क्लास जो होगी वेंसडे को, आपका टेस्ट भी होगा। और सुन लो भाई, अगली क्लास वेंसडे को आपका टेस्ट भी होगा, बट टेस्ट से पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के डाउट्स होंगे। डाउट्स सिर्फ वो लिए जाएंगे जो आप लोग मुझे बोलोगे कि सर ये डाउट है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आप डाउट में नहीं बोलोगे मैं कराऊंगा भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि घर पे करके आना है, क्योंकि अगर आप करके नहीं आए तो वही क्वेश्चन हो रहे हैं जो डाउट में है। आगे चल के जब करोगे डाउट वाले क्वेश्चन तो हो जाएंगे क्योंकि मैंने करा दिए, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन से भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन ना कर पाओ, फिर वो रह ही जाएंगे। अरे बात समझ, तो क्वेश्चंस करके आने हैं सारे, ठीक है ना। डाउट मुझसे पूछना है। इसकी सोल्यूशन PDF में ग्रुप में डाल दूंगा दोबारा से, पहले डाल दी थी एक बार, दोबारा डाल दूंगा। जो नए बच्चे हैं उनको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन है। अगर मैच कर रहा है तो वेरी गुड, मैच नहीं कर रहा तो अपना डाउट बना लेना, ठीक है।